वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और शो को आगे बढ़ाएंगे, दर्शकों को शो में शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देती हूं कि आप कैसे इस शो में शिरकत कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको जो है अपने सवाल हम तक अगर पहुंचाने हैं तो जरिया क्या है, 9619873567 ये वो नंबर है हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप अपने सवाल डाल सकते हैं और दर्शक पूछ सकते हैं अपने सवाल। यूट्यूब पर हमें देखते आए हैं तो अपने सवाल यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। लाइव शो देखिए और यूट्यूब पर उसकी प्लेलिस्ट में पुराने शोज भी आप देख सकते हैं हमारे। निसरीन मामा जी मेरे साथ बनी हुई हैं जो दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगी। जीवन कुमार का मैं लूंगी पहला सवाल। जीवन कुमार जी नमस्कार, क्या हालचाल, कहाँ से बोल रहे हैं आप सर? जी मैडम, दिल्ली से बोल रहा हूँ। दिल्ली से बोल रहे हैं सर, आपने अपने लिए कौन सी LIC की ये पॉलिसी ले रखी है, मुझे जरा बताएंगे इसके बारे में? मैडम एक तो है आपका, मैं नाम बोल रहा हूँ जीवन आनंद, ऐसे कुछ नाम है। जीवन आनंद है, ओके। और हाँ, एक्चुअली 3 पॉलिसी है, तीनों एक साथ लिया था। जीवन आनंद क्या है इसका सम एश्योर्ड और कितना ड्यूरेशन है पॉलिसी का? इसका आपका 3 पॉलिसी है। एक में है आपका 5 लाख, एक में है आपका 10 लाख का सम एश्योर्ड। 5 लाख का है और एक में 10 लाख 5 लाख, 10 लाख और एक में है 1 लाख। 3 पॉलिसी है टोटल। और कौन कौन सी ड्यूरेशन पे मैच्योर हो रही हैं ये मैम सारे एक साथ ही होगा। सारे एक साथ हो रहे हैं। कब लिया आपने? जी, ये करीब आपका 5-6 ईयर हो गया है। 6 साल हो गए हैं और आपका तीनों का प्रीमियम मिलाकर जा रहा है 1,28,000। जी जी, 1,25,000। 1,25,000 के चला जाए। जी जी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास पोर्टफोलियो में है HDFC का फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन का स्मॉल कैप, मोतीलाल का मिड कैप है, ICICI वैल्यू डिस्कवरी है, ICICI का लार्ज एंड मिड कैप भी आपके पास है। आपने अपने लिए टर्म प्लान के रूप में कोई लाइफ इंश्योरेंस लिया है? नहीं, टर्म प्लान नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस है। ठीक है, ऑलराइट। और इस निवेश में जो आप SIP के जरिए निवेश कर रहे हैं इन फंड्स में, ये आप कब से कर रहे हैं? 6 महीना हुआ है। ये 6 ही महीना हुआ है। और 6 महीना हुआ है। इसमें जो एक जो है आपका ICICI वैल्यू डिस्कवरी, ये हो गया आपका 2 साल। अच्छा, कितने साल तक और इन्वेस्टमेंट करेंगे आप? मतलब टोटल 30 साल करना चाहता हूँ। मेरा बेटी है आपका 1 साल की, 2 साल की। तो जब बेटी जन्म हुआ था तब से मैंने ये ICICI वैल्यू डिस्कवरी स्टार्ट किया और ये 2 साल हुआ इसका पूरा। ठीक है, ठीक है। तो 6 महीना निवेश बढ़ाने की भी आपकी इच्छा है? मैडम फिलहाल तो मेरे पास यही है 10,000 ही, उसी को ही कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अगर बढ़ाना होगा तो मैं कौन सी फंड में बढ़ाऊं? मैं लार्ज कैप फंड नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि लार्ज कैप की जगह पे मैंने फ्लेक्सी कैप में जो है। ओके, ठीक है। बताते हैं कि ये रणनीति आपकी सही है या नहीं है, साथ ही इंश्योरेंस में भी आपको क्या करना चाहिए। निसरीन, क्या आप इनको सबसे पहले जीवन आनंद पर सलाह दे पाएंगी? तीनों इन्होंने एक साथ ली हैं और 6 साल हो चुके हैं। देखिए, बहुत बड़ा अमाउंट जा रहा है निसरीन, 1,28,000 का, और एक 5 लाख, 10 लाख, 1 लाख का ये कह रहे हैं कि सम एश्योर्ड है जिसके लिए पॉलिसी ली हुई है। बताएं कैसे इसमें से निकला जा सकता है या निकलना चाहिए क्या नहीं? बेसिकली ये जो पॉलिसी है जीवन आनंद, ये इंडाउमेंट एश्योरेंस पॉलिसी है विच इज पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन यूनिट लिंक्ड, नॉन प्रॉफिट लिंक्ड, एंड ये लाइफ प्लान्स है। सो उसमें ये तीनों पॉलिसी में हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स देंगे। अभी इनकी जो 30 साल इन्वेस्टमेंट की सोच है कि मेरी गोल 30 साल बाद है, तो इसमें जब भी आपको LIC की पॉलिसी वापस मिलेगी तभी वो पॉलिसी की जो रिटर्न्स है वो शायद इन्फ्लेशन को मैच नहीं कर पाएंगी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप फेस करेंगे। तो जो आपको रिटर्न मैच्योरिटी फंड्स मिलेंगे, उनकी परचेसिंग पावर 30 साल बाद नहीं इतनी होंगी जो आप आज के दिन सोचते हो, बिकॉज ये नॉन इन्फ्लेशन लिंक पॉलिसी है। इसीलिए आप जो मिनिमम पीरियड पेइंग टर्म है, आप ये पॉलिसी को पेड अप कर सकते हो, और जो मिनिमम पीरियड पेइंग टर्म है वो कंप्लीट करके उसके बाद आप ना कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट ना करें, और जब भी आपका टर्म खत्म होगा वो जो इन्वेस्टमेंट किया है
वो आपको थोड़ी रिटर्न्स के साथ मिल जाएगा। लेकिन जो बैलेंस आपके इयर्स है वो आप 1,85,000 जो आप इन्वेस्ट करते हो, विच इज नियरली आपकी इन्वेस्टेबल सरप्लस पर मंथ 12,000 बढ़ जाएगी। वो आप SIP में लगाएंगे तो आपकी मार्केट लिंक रिटर्न्स हो सकती है फॉर 30 साल की जो आपकी पीरियड है। वहां आपके पार्टिसिपेटिंग प्लान है, SIP जो है वो मार्केट लिंक से पार्टिसिपेटिंग है। वहां आपको निवेश बढ़ाने में ज्यादा आवश्यकता है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है। और आपने जैसे बोला कि आपको लार्ज एंड मिड कैटेगरी में ऑलरेडी आप काफी इन्वेस्टेड है, तो आप मिड एंड स्मॉल कैटेगरी आप सोच सकते हैं। आप PGIM मिड कैप सोच सकते हैं, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये मिड कैप में ये कपल ऑफ चॉइसेस है। स्मॉल कैप में आप आई थिंक निपॉन स्मॉल कैप ऑलरेडी आप कर रहे हो, कोटक स्मॉल कैप आप सोच सकते हो, ICICI स्मॉल कैप आप ऐड कर सकते हो। तो आप 2-3 और इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप, मिड कैप या मल्टी कैप में महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप इज अ वेरी गुड फंड। आप वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जो आपकी एडिशनल अमाउंट है 10-12 हजार की। LIC बंद करे तो आप ये इन्वेस्टेबल सरप्लस बढ़ा सकते हो। बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए जीवन आपके लिए फ़ायदे की बात तो जो कि काफ़ी विस्तार से नसरीन ने भी समझाई है। आपके पास समय है और समय है तो आप इक्विटी में अच्छा खासा अमाउंट निवेश कर सकते हैं और उसका फ़ायदा भी आप पा सकते हैं। आपने अपने लिए अपनी बेटी के भविष्य का एक लक्ष्य रखा हुआ है। आई एम श्योर आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, आपकी कमाई बढ़ेगी, आपके लाइफस्टाइल बदलेंगे तो आपके आर्थिक लक्ष्य भी और बढ़ेंगे, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप इस तरह के निवेश विकल्पों में जाएं जहां आपको महंगाई को मात देने वाला रिटर्न मिल सके, है ना। नसरीन, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, इसमें कोई झटपट बदलाव? जैसे मैंने कहा, हाँ, आप मिड कैप और ठीक स्मॉल है। कैप जो फंड मैंने अर्लियर मेंशन करे, आप वो उनको भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। नसरीन, एक प्योर लार्ज कैप की जरूरत नहीं है। ये कह रहे हैं कि मैंने फ्लेक्सी कैप लिया तो मेरा एक्सपोजर उसमें है, लार्ज कैप में मैं काफी ठीक खुश हूँ उससे। So flexi cap fund has large cap bias. So 70% flexi cap fund is towards large cap and 20 to 30% mid cap में उसकी asset allocation है। तो आपकी उम्र के हिसाब से जब भी आप कह रहे हैं कि आपकी गोल काफी दूर है, तो लार्ज कैप 70% एलोकेशन ठीक है। और SIP के जरिए आप मिड एंड स्मॉल कैप या मल्टी कैप के जरिए आप मिड एंड स्मॉल कैप की एसेट एलोकेशन बढ़ा सकते हो। कुछ सब पूछना है आपको नसरीन से? मैडम ने जैसे बताया कि HDFC मिड कैप ऐड कर सकते हैं, बट मेरे पास मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, उसमें रिटर्न भी ठीक ठाक मिलता है और आपके शो में भी इस फंड को एडवाइस किया जाता है, तो इसमें मैं ऐड कर मोतीलाल भी सकता हूं? ठीक है, मोतीलाल मोतीलाल भी कैप भी ठीक ठीक है। हाँ, ठीक है। कंटिन्यू भी कर सकते ऑल हो, द तो बेस्ट ज्यादा फोलियो जी। बढ़ाने से आपकी पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाई हो जाएगी। तो वो भी आप ध्यान में रखें कि ज्यादा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई न करें और जो भी आपने इन्वेस्ट किया है वो सही फंड से आप उसमें ही आप कंटिन्यू करें। ऑलराइट, चलिए क्विकली आगे बढ़ते हैं। क्या नीरव है मेरे साथ फोन लाइन पर? यस मैम, नीरव, हाय, नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं? नमस्कार, गुड इवनिंग मैम, बस बढ़िया हूँ। भरूच से बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं भरूच गुजरात से बोल रहा हूँ मैम। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? मैम मेरा क्वेश्चन है कि हाउ टू जनरेट पैसिव इनकम। पैसिव इनकम हम कैसे जनरेट कर सकते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है कोई आपका। सोर्स ऐसा कि जहाँ से हम भरूच जैसे सिटी में, हाँ जी, जो B क्लास या C कैटेगरी के सिटी में आता है, तो हाँ। वहाँ पे पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, और कोई सोर्स जहाँ पे हम लोग कांटेक्ट कर पाए पैसिव इनकम जनरेट करने के। चलिए, अच्छा है कि आप पैसिव इनकम या एक और के जरिए की ओर मंथन कर रहे हैं और मेरे ख्याल से नीरव जैसे तमाम दर्शकों को यही करना भी चाहिए कि निवेश तो आप बढ़ाने के बारे में सोचते ही हैं, लेकिन अपनी कमाई का जो जरिया है उसको भी बढ़ाने के बारे में सोचिए और ऐसे में पैसिव इनकम एक बहुत बढ़िया तरीका है। नीरव, थोड़ा सा मंथन आपको अपने अंदर भी करना होगा कि आपके अंदर हुनर क्या है, आपके अंदर पैशंस क्या है, आपके अंदर स्किल क्या है, आप प्रोफेशनली जो करते हैं क्या उसी में ही कोई पैसिव कमाई का तरीका है जो आप ढूंढ सकते हैं। नसरीन, क्या सलाह देंगी आप? तो पैसिव इनकम बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट है जहां हमने जो निवेश किया है उसकी आपने काफी बड़ी रिटायरमेंट हो या पैसिव इनकम की जरूरत हो, आपकी कॉर्पस जो है उसको सस्टेन कर सके। सो फॉर एग्जांपल आपने जब भी हम रिटायरीज की बात करते हैं
उनके पास एक रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट किया है और उनकी रिटायरमेंट टाइम में वो सैलरी सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वो पैसिव इनकम हो जाती है। ड्यूरिंग आवर वर्किंग इयर्स ऑल्सो हम वो ही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारी कॉर्पस जो है, हमारी जो सेविंग्स है, वो इनफ होनी चाहिए टू सस्टेन अ पैसिव इनकम। नाउ अभी इन्फ्लेशन 5 और 6% है। आपको पैसिव इनकम की जरूरत हो तो आप 6 और 7% से ज्यादा नहीं आपको विड्रॉ करनी चाहिए एनुअल बेसिस पे। तो आप सपोज मंथली बेसिस पे आप रिडीम करना चाहे या विड्रॉ करना चाहे तो 0.5% सेफ होगा कि आप कॉर्पस में से इतना आप बुक प्रॉफिट्स आज ही करो। लेकिन ये जो आप पैसिव इनकम की बात कर रहे हो, वो शायद आपकी कल की बच्चों के लिए जो आपने गोल्स प्लान किए हैं या आपने रिटायरमेंट के लिए जो प्लान किया होगा उस पे अफेक्ट होगा, बिकॉज कॉर्पस तो इतनी है। आप आज पैसिव इनकम ले लो या आप कल की गोल्स मीट करो, तो उसके लिए आप दोनों करंट एक्सपेंसेस एंड पैसिव इनकम रिक्वायरमेंट एज वेल एज योर गोल्स फॉर टुमारो, दोनों को बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है। नीरव, कोई सवाल पूछना है आपको निसरीन से? हाँ मैम, मैं वही बताना चाहता था कि मेरा पैसिव इनकम का मीनिंग था कि जो अभी इनकम हो रहा है, मेरा बैकग्राउंड है बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, ऑलरेडी आई एम अर्निंग अ मनी, बट आई हैव 5 day week off, 5 day वर्किंग और 2 days week off, तो ड्यूरिंग द वीकेंड पीरियड आई हैव टू अर्न द मोर मनी by doing something. जी, That was my question. So is there any source or is there my background is electrical engineer? आपके इंटरेस्ट एरियाज आपके बैकग्राउंड के ही है? Not compulsory, ma'am. It's anything that's related to any job regarding the computer or any data analysis or anything. तो आप किसी भी तरह के YouTube चैनल के जरिए लोगों को डेटा एनालिसिस के गुर सिखा सकते हैं क्या? ये एक जरिया हो सकता है आपके लिए? हाँ, yes, no issue. नहीं, मतलब मैं आपसे जानने की कोशिश कर रही हूँ, अंत में तो आपको कर ही सकता हूँ मैं बस ऐसा भी कर सकता हूँ या कोई ऐसा सोर्स हो जहाँ पे मैं कुछ अपना फीडबैक दे सकता हूँ। आई हैव 15 years एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल फील्ड इन इंडस्ट्रियल। बिल्कुल। वैसे तो आपके सवाल के लिए करियर कोच एक सही आदमी है, लेकिन निसरीन हमारे साथ हैं जो कि एक फाइनेंशियल प्लानर की भूमिका में है, लेकिन क्योंकि वो फाइनेंशियल प्लानर है तो उनको भी कई बार बहुत सारे हैट्स पहनने पड़ते हैं और अपने क्लाइंट्स को जगह जगह पर हैंड होल्डिंग करनी होती है कई सारे लाइफ के मायनों में। तो निसरीन, जो उन्होंने समझाया और जो मैंने इनसे पूछने की कोशिश की, क्या वो उसमें आगे बढ़ सकते हैं? जैसे आपने कहा YouTube के जरिए या पर्सनल ट्यूटरिंग, ऑल्सो स्टूडेंट्स को पर्सनल ट्यूटरिंग की बहुत जरूरत होती है, स्पेशली इंजीनियरिंग फील्ड, तो वो एक पॉसिबिलिटी है। और आपको कुछ और पैशन हो, आपको केटरिंग में इंटरेस्ट हो या म्यूजिक में इंटरेस्ट हो या गेम्स में इंटरेस्ट हो, तो आप वीकेंड में आपकी पैशन भी कंटिन्यू कर सकते हैं और इसमें भी आप हाउस होल्ड पार्टीज में आप शायद आप मुझे पता नहीं कि आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है या गिटार बजाते हैं या कुछ सिंगिंग में आपको शौक है, लेकिन जो भी अपनी इंटरेस्ट और पैशन हो, आप उनके ही जरिए आपकी रेज्यूमे बढ़ाए। और आई थिंक आपको सोच समझ के आपकी वीकेंड्स की टाइम अच्छी तरह से स्पेंड करनी चाहिए और इसमें आप इनकम अर्निंग भी कर सकते हो। थोड़ा सा अपने आप को टटोलें, अपने पैशंस और अपने शौक, अपने स्किल्स को थोड़ा सा और जानने की कोशिश करें। बहुत ज़रूरी है कि कई बार मौजूदा जॉब में ही अपने आप को अपग्रेड करें, अपने आप को अपस्किल करें, ताकि ना सिर्फ आपको उसका फ़ायदा अपनी मौजूदा नौकरी में हो, बल्कि अगर आगे मूव ऑन करना चाहें कोई बेहतर पद के लिए, पैसों के लिए, पैकेजेस के लिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। बहरहाल आपकी सोच बिल्कुल सही है। पैसिव इनकम आज की तारीख में होना बहुत ज़रूरी बात है, न सिर्फ आपकी निवेश राशि को बढ़ाने के लिए, बल्कि खुद भी जानने के लिए कि आपके अंदर एक नौकरी के अलावा और क्या कुछ करने की क्षमता है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए नीरव। आगे बढ़ना चाहूँगी और मनीष शायद मेरे साथ फोन लाइन पर है, हमारे दर्शक। मनीष नमस्कार। हाँ जी मैडम, नमस्ते, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कहाँ से बोल रहे हैं मनीष? मैडम मैं बोल रहा हूँ राजस्थान से। अच्छा, बताइए, पहले तो ये बताइए, राजस्थान के चुनाव नतीजों से आप खुश हैं? सही पार्टी को वोट किया था? मैडम खुश तो नहीं है,
अच्छा, बस आप नहीं ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, आपके सवाल का जवाब हम देते हैं और आपको कम से कम आर्थिक तौर पर खुशी का एक सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। बताइए। हाँ मैडम, मैं आईपी में 25 ऑलमोस्ट 30,000 निवेश करना चाहता हूँ। ठीक है। और तो आप मुझे कुछ म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड जो भी हैं वो बताएं। और मेरी जो मतलब मैं 15 to 20 ईयर्स निवेश करना चाहता हूँ ठीक लॉन्ग है। टर्म के लिए। ठीक है। मनीष, आपकी उम्र क्या है? अभी मैडम मेरी एज है 32। और ये आपका पहला निवेश होगा इक्विटी मार्केट में कि आपने अपने लिए स्टॉक्स और शेयर्स खरीद के रखे हुए हैं? ये मैडम मेरा वैसे पहला मान सकते हैं। कुछ मैंने अभी 1 महीने पहले लमसम किया था। किस में? स्टॉक में? वो मैडम वो टैक्स सेविंग के लिए मैंने वो उसमें किया था। म्यूचुअल फंड है ना, टैक्स सेविंग, कौन सा उसके वाला? अंदर किया था। ELSS कौन सा फंड है? एक मैडम वो पराग पारिक का है और एक क्वांट का है। ठीक है, तो पराग पारिक का टैक्स सेवर और क्वांट का टैक्स सेवर आपने ऑलरेडी अपने पोर्टफोलियो में डाल रखा है। अब जो आप दोनों पैसे में 30,000 इक्वली रखे हैं। 30 हज़ार हर लमसम डाल दिया एक बारी में? ठीक है। हाँ मैडम। लॉक इन होता है, पता है ना? हाँ जी मैडम, पता है वो। ठीक है। अब बताइए, जो अभी आपको निवेश करना है वो कितने साल तक करेंगे? मैडम 15 से 20 साल तक। 15 से 20 साल तक। और कितनी निवेश की क्षमता है आपकी हर महीना? मैडम वैसे मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम 20,000, और आप अगर बताओ 20 कि से कोई 25 रिस्क हज़ार। नहीं है। ठीक। हाँ 20, 30 भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ऑलराइट, आप बाजार को पढ़ते लिखते हैं? मैडम नहीं मैडम, इतना नहीं हो पाता। कोई बात नहीं, हमारा शो देख लीजिएगा रोज, समझ जाएंगे। ओके, आजकल देखने लग गया मैडम। अच्छा लगा जान के। हाँ। चलिए, एक्सपर्ट से सलाह दिलवाते हैं। निसरीन, पहली बार निवेश कर रहे हैं और निवेश की रणनीति हमसे चाहते हैं। आपने सवाल सुन ही लिया है इनका। टैक्स सेवर इनके पास है, लमसम डाल दिया है पराग पारिक के ELSS में और क्वांट ELSS में। अब उसके अतिरिक्त निवेश करना चाहते हैं, बताइए। मेरी राय है कि है ना, हम एक बास्केट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बनाए के लिए, जहां हम 20% 5 कैटेगरीज चूज करें और ईच कैटेगरी में हम 20% इन्वेस्ट करें। अभी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती है, बिकॉज आप 15-20 साल का सोच रहे हो, एंड इट्स पॉसिबल के उसके पहले आपको पैसे की जरूरत पड़े। उसके लिए हम आपको एक कैटेगरी देते हैं विच इज कॉल्ड इक्विटी सेविंग्स कैटेगरी। इसमें सिर्फ 15% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है, 50% आर्बिट्राज में है और 35 to 40% बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट है। तो ये एसेट एलोकेशन के जरिए बॉन्ड्स भी है, आर्बिट्राज भी है, तो उसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न है 8%, पर इसमें वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी। तो आपको सपोज इमरजेंसी हो या शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट्स हो तो आप इसको इजीली विड्रॉ कर सकते हैं। ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी सेविंग्स बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है जो आप इस आपकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए इन्वेस्ट करें 20% ऑफ द इन्वेस्टेबल सरप्लस। उसके बाद आप थोड़ा लॉन्गर टर्म व्यू लेना चाहे तो आप एक लार्ज एंड मिड या फ्लेक्सी कैप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। HDFC फ्लेक्सी कैप एक ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट है, बहुत लॉन्ग टर्म से वो इंसेप्शन वो रिटर्न्स बहुत ज्यादा अच्छी तरह से दे रहा है ये फ्लेक्सी कैप फंड ऑफ HDFC। तो आप 20% ऑफ द पोर्टफोलियो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आप डाल सकते हो। 20% पोर्टफोलियो आप एक मल्टी कैप स्ट्रेटेजी में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो 25% लार्ज कैप में इन्वेस्टेड है, 25% स्मॉल कैप एंड 25% मिड कैप। जो बाकी के 25% है वो फंड मैनेजर डिसाइड करेगा विच एसेट एलोकेशन वो उनको उस टाइम पे बढ़ाना है। तो आप महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आपकी 60% इन्वेस्टमेंट काफी प्लान्ड तरीके से होगी। बाकी के जो 40% है, तो मेरे हिसाब से आप एक और 20% आप शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए रख सकते हो। इधर एक लो ड्यूरेशन फंड ले सकते हो या आर्बिट्राज फंड ले सकते हो। 6 महीने या 1 साल तक आप ये कंटिन्यू कीजिए। आपको लगे कि उसके बाद आपकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप कोई भी दूसरे जो इन्वेस्टमेंट आप किए हैं उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। और एक आप मिड कैप स्ट्रैटेजी सिलेक्ट कर सकते हो। मिड कैप में आप HDFC या PGIM
मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, दोनों में से आप एक सिलेक्ट कीजिए और बाकी का 20% आप एक स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट में निवेश कीजिए। आप इसमें कोटक स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, दोनों में से कोई एक आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज द एंटायर एसेट एलोकेशन। आप 20% एक एक बास्केट में आप बनाए और उसी को आप रिव्यू करें, मॉनिटर करें और मैनेज करें, बिकॉज आपको लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स तीनों होगी। ये आपके 15-20 साल जो आप सोच रहे हैं, मेरी गोल्स 15-20 साल में है, लेकिन आपको शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती है और मिड टर्म रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती है। तो निसरीन, ये महिंद्रा मनीलाइफ का आप रिपीट करेंगी, कौन सा फंड आपने कहा? महिंद्रा मैन्यू मल्टी कैप फंड, मल्टी कैप फंड। ओके ओके, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज आपने इक्विटी सेविंग्स। जी जी जी, चलिए, तो मनीष, कैटेगरी वाइज आपको बता दिए गए कौन कौन से फंड्स लेने हैं। 6 महीने में एक बार अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कीजिएगा। समय मेरा बिल्कुल खत्म हो गया, जल्दी से निसरीन को कुछ पूछना है अलग से तो आप पूछ सकते हैं। बस मैडम यही पूछ रहा था, और मैडम यही पूछ रहा था कि लॉन्ग ठीक। टर्म में कोई रिस्क तो नहीं होगी ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहिएगा जी। वॉलेटिलिटी है ना, हाँ जी, लॉन्ग टर्म में वॉलेटिलिटी बैलेंस हो जाती है, तो Okay. आपको शॉर्ट टर्म में दिक्कत होगी। इसीलिए मैंने आपको दो सजेशंस दी है। एक तो इक्विटी सेविंग्स है, बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी भी है, और एक लो ड्यूरेशन फंड जो 100% फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्टेड है, 0 इक्विटी एलोकेशन है। तो मैंने आपको 3 चॉइस दिए हैं, जहां आप 20% के बजाय आप 30% भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपको ये कॉर्पस जो है, आपको शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट में आपको वॉलेटिलिटी नहीं होगी, कम होगी। वॉलेटिलिटी तो सब फंड्स में होगी, बिकॉज मार्केट लिंक है, तो वॉलेटिलिटी आपको एक्सपेक्टेड ही होनी चाहिए, लेकिन उसमें कम होगी। तो आपको सपोज कभी भी कुछ विड्रॉ करना हो, कुछ इमरजेंसी हो, तो आप इसी फंड से आप इजीली विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट वरिंग टू मच कि मुझे प्रिंसिपल की लॉस हो रही है। और बाकी के जो एसेट एलोकेशन है आप उस हिसाब से कीजिए। चलिए, समय मेरा बिल्कुल खत्म हो गया है मनीष जी, आप बाकी सलाह जो है YouTube पर जाकर भी सुन सकते हैं। और इसी के साथ निसरीन, धन्यवाद, आपका समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग की आपने। मुझे भी इजाजत दे, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जा रही हूँ हमारे WhatsApp नंबर के